देश में जब से नई सरकार का गठन हुआ है, तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अब भारत चीन के रिश्तों में नया अध्याय जुड़ेगा। इसके लिए नरेंद्र मोदी के चीन के साथ मधुर संबंधों का हवाला दिया जा रहा था। लेकिन एक के बाद एक सामने आ रही चीन की हरकतों ने हमारे पड़ोसी मुल्क के इरादे कहीं ना कहीं जाहिर कर दिए हैं। पड़ोसी मुल्क की मंशा भारत के एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा करने की जाहिर हो रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर का हिस्सा, जिस पर चीन की काली नजर को भारत कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। लेकिन तर्क यहाँ भी अलग अलग दिए जाते हैं। कोई इसे चीन की बढ़ती ताकत कहता है तो कोई दुनिया में उसके बढ़ते वर्चस्व से जोड़कर देखता है। अगर बात एशिया की करें तो यहाँ उसका मुकाबला भारत के साथ है। लेकिन यह भी सच है कि चीन का सीमा विवाद केवल भारत के साथ ही नहीं है। इस देश के अन्य भी कई विवाद हैं जो इसे चर्चाओं में बनाए रखते हैं। चीन की बढ़ती ताकत के मद्देनजर कई लोग ठीक उसी प्रकार एशिया में युद्ध की आशंका जताते हैं, जैसा कि ठीक 100 साल पहले यूरोप में जर्मनी की वजह से हुआ था। ऐसे लोगों का तर्क है कि कई पड़ोसी देशों के साथ चीन का सीमा विवाद गहराता जा रहा है और इससे युद्ध छिड़ सकता है। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो एबे तो यहां तक कह चुके हैं कि चीन जापान का जो हालिया सीमा विवाद है वे प्रथम विश्व युद्ध के पहले जर्मनी ब्रिटिश प्रतिद्वंद्विता की तरह है। हालांकि 1914 और 2014 के वक्त में काफी अंतर है और युद्ध होने की संभावना ना के बराबर है। जानते हैं उन 6 कारणों के बारे में जो युद्ध की आशंका को क्षीण बनाते हैं। पहला, 1914 में यूरोप मल्टीपोलर था, लेकिन 2014 में दुनिया एक मल्टीप्लेस की तरह है। इसका मतलब यह है कि कई ताकतवर देश आपसी हितों और अन्य वजहों से आपस में जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि 1914 में यूरोप के ताकतवर देशों के बीच एक दूसरे पर जो निर्भरता थी वे प्रथम विश्व युद्ध को रोकने में नाकाम रही। लेकिन खास बात यह है कि उस दौरान यूरोपीय देशों के बीच की परस्पर आर्थिक निर्भरता सीमित और स्थानीय थी। आज का वक्त ऐसा नहीं है। दुनिया के विभिन्न देशों के बीच की परस्पर निर्भरता व्यापक, गहरी और वैश्विक है। एशिया के अलग अलग देशों के बीच भी जो आपसी निर्भरता है वे व्यापार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये उत्पादन, वित्त और निवेश से जुड़ा हुआ है। दूसरा, 1914 में परमाणु हथियार नहीं थे, लेकिन आज कई देश इससे लैस हैं। इन हथियारों की मौजूदगी और जबरदस्त तबाही मचाने की इनकी क्षमता ताकतवर देशों के बीच युद्ध की संभावना को कम करती है। तीसरा, 1914 में दुनिया के ताकतवर देशों के बीच उपनिवेश बनाने को लेकर होड़ थी और विश्व युद्ध में इसने भी अहम भूमिका निभाई। आज की दुनिया में इस तरह की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। चौथा, 1914 में यूरोपीय समाज और राजनीति में ये माना जाता था कि स्थायित्व और शक्ति संतुलन के लिए युद्ध जरूरी है। आज के जमाने में इस तरह के तर्क शायद ही सुनने को मिले। पांचवा, 1914 में यूरोप और कमोबेश पूरी दुनिया में ऐसे संस्थान नहीं थे जो भूराजनैतिक प्रतिद्वंद्विता पर लगाम कस सकें, लेकिन इस वक्त ऐसे कई वैश्विक और स्थानीय संस्थान हैं। इसका एक उदाहरण आसियान है। भले ही इस क्षेत्र पर क्षेत्रीय विवादों के निपटारे में नाकाम रहने का आरोप लगता रहा है, लेकिन सदस्य देशों के बीच बातचीत को जारी रखने और बल प्रयोग की आशंका को टालने में इसका अहम योगदान है। छठा,
एक जो सबसे बड़ा कारण है वे है सत्ता का स्वभाव। इस वक्त ज्यादातर एशियाई देशों के नेता आर्थिक विकास के मुद्दे पर शासन में हैं। अगर युद्ध होता है तो फिर अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी और इसकी आंच सत्ता तक भी पहुंचेगी। तो कुल मिलाकर चीन जहां अपनी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को करवाना चाहता है, तो इसी के साथ साथ उसके कई देशों के साथ सीमा विवाद भी है। लेकिन उनका ये विवाद आखिर क्या रूप लेगा, ये वक्त ही बताएगा। तो चीन हमेशा से ही भारतीय सीमा में घुसपैठ की लालायित कोशिश करता रहता है और ऐसी एक और कोशिश उसने तब की जब भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी खुद चीन के दौरे पर हैं। लेकिन उनका चीन दौरा भी उनके नापाक इरादों को दर्शाने से नहीं रोक सका। चीन की ताकत बढ़ रही है तो शायद वो भारत पर भी अपना दबाव बनाना चाहता है। अरुणाचल और जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन चीन की इस कोशिश का भारत सरकार कितनी सख्ती के साथ जवाब देता है, ये देखना होगा, क्योंकि कहा यहां तक जा रहा था कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन अपनी हरकतें सुधारेगा जरूर। 4 बजे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। नमस्कार।